जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं जयपुर संभाग राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में जयपुर संभाग को पढ़ रहे हैं। जयपुर संभाग के अंतर्गत जयपुर जिले को कवर करते हुए आज एक नया जिला अलवर जिले को पढ़ने जा रहे हैं। अलवर जिले से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं या प्रश्न आने की संभावना है, उन सभी तथ्यों को इस क्लास में अपन कवर करते हुए अंत में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अपन अभ्यास करेंगे। ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें कंप्यूटर टीचर, राजस्थान पुलिस, वनपाल, आरपीएससी के द्वारा होने वाले सभी परीक्षाएं, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस और थर्ड ग्रेड रीट के साथ साथ बीएसटीसी, पीटीटी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में ये क्लास आपके लिए यदि अति महत्वपूर्ण रही है, उपयोगी रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलवर जिला, अलवर जिले से संबंधित जानकारी देखते हैं। राजस्थान के मैप में अलवर जिले की स्थिति देखते हैं कि अलवर जिला राजस्थान के मैप में कहाँ स्थित है। तो पूर्वी भाग में देखा जाए, जूम करके देख लेते हैं। यस, ये जो जिला दिख रहा है ये अलवर जिला है, ये अलवर जिला है। और इस अलवर जिले के उत्तर में हरियाणा राज्य की सीमा लगी हुई है। उत्तर में हरियाणा राज्य है, इसके पश्चिम में जयपुर राज्य सीमा बना रहा है, इसके दक्षिण में दौसा जिला सीमा बना रहा है, और इसके पूर्व में भरतपुर जिला सीमा बना रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने अलवर जिले के पड़ोसी जो जिले हैं और जो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है, उनसे अपन मैप में अपन ने देखा था। तो याद रखेंगे अलवर जिला कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो अलवर जिला हरियाणा राज्य के साथ सीमा बना रहा है। और इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो जयपुर है, दौसा है, भरतपुर है। ये अलवर की मानचित्र में अपन ने स्थिति को देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अलवर, अलवर का शुभंकर। अलवर का शुभंकर क्या है, तो अलवर का शुभंकर है सांबर। सांबर को अलवर का शुभंकर घोषित कर रखा है। चलिए एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। यस, तो अलवर का शुभंकर किसे घोषित कर रखा है, तो बताएंगे सांबर। सांबर को अलवर का शुभंकर है। उपनाम की बात करें, अलवर का उपनाम क्या क्या है, तो अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर कहते हैं, और साल्व प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सिंहद्वार अति इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो मत्स्य जनपद चलता था, शक्तिशाली जनपद होने के कारण ये राजस्थान का सिंहद्वार कहलाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड, तो ध्यान रखेंगे शराब उत्पादन के कारण, शराब उत्पादन के कारण अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। राजस्थान का पूर्वी कश्मीर, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर अलवर को कहा जाता है कि जो अरावली की वहाँ पर पहाड़ियाँ होने की वजह से तो पूर्वी कश्मीर कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर आ जाए तो राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं,
तो राजस्थान का जो कश्मीर है वो उदयपुर को कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं, और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर आ जाए तो अलवर को कहा जाता है। साल्व प्रदेश, साल्व प्रदेश किसे कहा जाता है? तो अलवर को कहते हैं। ये कनिंघम ने कहा था, कनिंघम ने कहा था यहाँ पर जो है साल्व जनजाति रहने की वजह से, साल्व जनजाति के रहने की वजह से इसे साल्व प्रदेश कहा है। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, चारों नाम याद रखेंगे। राजस्थान का सिंहद्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर और साल्व प्रदेश। प्राचीन नाम देखे तो अरावलपुर और अलौर, अरावलपुर और अलौर के नाम से जाना जाता था अलवर को। चलिए आगे बात करते हैं। ये है सांबर, सांबर जो अलवर का शुभंकर है, इसे अलवर का शुभंकर घोषित कर रखा है सांबर को। यस, नेक्स्ट बात करते हैं, अलवर की स्थापना के बारे में बात करते हैं और अलवर की सामान्य जानकारी देखते हैं। यस, अलवर की जो स्थापना है 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह के द्वारा की जाती है, प्रताप सिंह के द्वारा की जाती है। देखो थोड़ा सा परिचय इसको देख कर लेते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछा नहीं जाता है, नॉर्मली जानकारी के लिए। पहले इस क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन हुआ करता था। ये क्षेत्र अजमेर के क्षेत्र में आया करता था, पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पे अधिकार रहा करता था। फिर जब तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी विजय हो गया था तो इस क्षेत्र पर गौरी का अधिकार हो गया था। तब से यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन चला जाता था। फिर जब यहाँ भारत में मुगल आते हैं तो अकबर ने यह क्षेत्र जयपुर के कच्छावा वंश को दे दिया जाता है, जयपुर के कच्छावा वंश को यह क्षेत्र दे दिया जाता है। इन कच्छावाओं में से कच्छावा की एक शाखा निकलती है, नरुका शाखा, नरुका शाखा निकलती कच्छावा की, वो अलवर रियासत पर शासन करते हैं। तो अलवर की जो स्थापना है वो 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह के द्वारा की जाती है। आपको तो ये याद रख लेना, अलवर की स्थापना कब हो रही है? 1775 ईस्वी में। किसके द्वारा की जाती है? तो प्रताप सिंह के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करें, अलवर प्राचीन काल में मत्स्य जनपद का भाग था। भारत के 16 जो महाजनपद है उनमें से एक जनपद मत्स्य जनपद का नाम भी आता है। इस मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। तो प्रश्न आ जाए कि मत्स्य जनपद कौन कौन से जिलों में चलता था? तो अलवर और जयपुर, अलवर और जो जयपुर है इस क्षेत्र को, ये यहाँ पर जो है मत्स्य जनपद चलता था जिसकी राजधानी विराटनगर है। वर्तमान में विराटनगर को बेराट कहा जाता है। तो एक तो मत्स्य जनपद का नाम ध्यान रखना। फिर आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जब एकीकरण किया जा रहा था राजस्थान का, तो जो पहला चरण है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का गठन कब किया गया? 18 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन किया गया। इसमें 4 रियासतें मिला करके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन 4 रियासतों को मिला करके एक संघ बना दिया जाता है और जिसको अलवर को राजधानी बना दी जाती है। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बना दी जाती है। मत्स्य संघ जो नाम रखा गया है इस पहले चरण का के.एम. मुंशी के सुझाव पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया कि यह क्षेत्र जो है प्राचीन समय में यहाँ पर मत्स्य जनपद चलता था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम, इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया है। ठीक है। फिर बाद में ये संघ बना करके रख दिया गया कि यहाँ की जनता को अपन पूछेंगे कि यहाँ की जनता यदि उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती है तो उत्तर प्रदेश में मिला देंगे, और यहाँ की जनता यदि राजस्थान में मिलना चाहती है तो राजस्थान में मिला देंगे, और यहाँ की जनता चाहती है कि एक अलग से ही राज्य रखे तो मत्स्य संघ नाम का राज्य बना देंगे। फिर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया
और शंकर राव देव समिति के सिफारिश पर जो 5वां चरण होता है संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, इस संयुक्त वृहत राजस्थान में जो वृहत राजस्थान था, इस वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर दिया जाता है। कब किया गया? तो 15 मई 1949 को। ठीक है, मत्स्य संघ का गठन कब किया गया? तो 18 मार्च 1948 को। और मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब किया गया? तो बताएंगे 15 मई 1949 को। ये दोनों जो डेट है याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो अपन इसमें देख रहे थे कि स्वतंत्रता के पश्चात 18 मार्च 1948 को एकीकरण का प्रथम चरण को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर के मत्स्य संघ की स्थापना की गई है। बाद में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ और बृहत राजस्थान, यानी जो चौथा चरण था बृहत राजस्थान, इनको मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय कर दिया जाता है और नाम रखा है संयुक्त बृहत राजस्थान। ठीक है, वर्तमान में अलवर जिला जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि एकीकरण के समय अलवर के शासक कौन थे? तो एकीकरण के समय अलवर के शासक थे तेज सिंह। अलवर के शासक थे तेज सिंह। तो ये अपन ने अलवर का सामान्य परिचय देखा था, अलवर की स्थापना के बारे में और यहाँ के मत्स्य संघ के बारे में अपन ने जाना था। चलिए आगे बात करते हैं भौगोलिक नाम। अलवर के भौगोलिक नाम की बात करें तो राठ क्षेत्र, राठ क्षेत्र, किस क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहा जाता है? तो अलवर के बैरोड, निमराना और मुंडावर का जो क्षेत्र है इसको राठ क्षेत्र कहा जाता है। अलवर का बहरोड, निमराना और मुंडावर का जो क्षेत्र है वो राठ क्षेत्र कहलाता है। फिर आगे बात करें मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र, तो इस क्षेत्र पर मेव जाति यानी मुसलमानों का प्रभुत्व माना गया। मेवात क्षेत्र, जो मेवात क्षेत्र है वो अलवर वे क्षेत्र अलवर भरतपुर का जो हरियाणा के साथ सीमा बना रहा है और यहाँ पर मेव जाति का बाहुल्य क्षेत्र है। मेव जाति का बाहुल्य क्षेत्र मेवात कहलाता है। तो मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर। और हसन खां मेवाती जो है मेवात क्षेत्र में इनका नाम जो प्रमुख आता है, इन्होंने अलवर के किले का भी जो जीर्णोद्वार करवाया था हसन खां मेवाती ने। वो वही हसन खां मेवाती जी है जिन्होंने 1527 के खानवा के युद्ध में सांगा का साथ मिलकर बाबर से लड़ा था। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में सांगा का साथ देने वाला मुस्लिम सेनापति कौन था? हसन खां मेवाती। और हसन खां मेवाती लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बाबर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे सांगा का साथ देते हुए। 12,000 मेवों के साथ ये शहीद हुए थे हसन खां मेवाती। तो भौगोलिक क्षेत्र देखा था राठ क्षेत्र और मेवात क्षेत्र। चलिए आगे बात करते हैं अलवर की प्रमुख चोटियां। अलवर की प्रमुख चोटियां की बात करें तो बानगढ़ चोटी है। बस बानगढ़ चोटी अलवर में, इतना ध्यान रख लेना। कांकरवाड़ी की चोटी है, यह भी अलवर में है। सिरवासा चोटी, यह भी अलवर में है। इसके अलावा एक उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां ये भी कहाँ है? तो ध्यान रखना अलवर में है उदयनाथ की पहाड़ियां, जहां से रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यस। तो छोटी पहाड़ियां हैं, जितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं नदियां, अलवर से उद्गम होने वाली नदियां। पहली नदी की बात करें तो रूपा रेल नदी। इस नदी का उद्गम अलवर जिले के उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर जिले के थाना गाजी
थानागाजी क्षेत्र में उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी का उद्गम होता। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि रूपारेल नदी जो है ये अंतः प्रवाह की नदी है। ये है अंतः प्रवाह की नदी है जो अपना जल किसी सागर महासागर तक नहीं पहुंचा पाते हैं और मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती है। इस नदी को लसवारी नदी के नाम से जाना जाता है और स्थानीय लोग इसे वरा नदी कहते हैं। लसवारी नदी और वरा नदी कहते हैं। कौन सी नदी को? रूपारेल नदी को। लसवारी नदी वरा नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी पर भरतपुर में सीकरी बांध बना हुआ है। सीकरी बांध किस पर बना हुआ है? रूपारेल नदी पे। तो रूपारेल नदी उद्गम ध्यान रखना हो अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र से और इसे लसवारी नदी कहते हैं, वरा नदी के नाम से जानते हैं। सीकरी बांध बना हुआ भरतपुर में। अगली नदी है साबी नदी। साबी नदी, वैसे साबी नदी का जो उद्गम होता है वो जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से होता है। जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से होता है। तो उद्गम तो जयपुर से होता है लेकिन अलवर की ये प्रमुख नदी है। अलवर जिले की ये सबसे बड़ी नदी है और प्रमुख नदी है। और इसी साबी नदी पर जयपुर में जोधपुरा सभ्यता, जयपुर करना है यहाँ पे है ना, जो जयपुर में जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे ही विकसित हुई। नेक्स्ट है चूहड़ सिद्ध नदी। ये नदी अलवर जिले की चूहड़ सिद्ध पहाड़ियों से निकलती है। छोटी नदी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दो ऊपर वाली नदियां इंपॉर्टेंट है, रूपारेल नदी और साबी नदी। चलते हैं आगे। प्रमुख बांध की बात करें तो विजय सागर बांध है। विजय सागर बांध अलवर में और महाराजा जय सिंह ने बनाया था। और मानसरोवर बांध है, तिजारा बांध है, जयसमंद बांध है। जयसमंद झील आ जाए तो जयसमंद झील उदयपुर में और जयसमंद बांध है ये महाराजा जय सिंह ने बनाया था, इसलिए उनके नाम पर जयसमंद बांध है अलवर में। प्रमुख झीलें देखिए, अलवर की प्रमुख झीलें कौन कौन सी अलवर की प्रमुख झीलें हैं? तो झीलों में देखिए सीलीसैड झील, सीलीसैड झील। तो अलवर जिले में चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरी हुई इस झील का निर्माण अलवर नरेश विनय सिंह ने, इसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने, इंपोर्टेंट है। और शीला देवी की याद में करवाया था। विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी की याद में सीलीसैड झील का निर्माण करवाया। सीधा सीधा प्रश्न आता है, सीलीसैड झील कौन से जिले में है? अलवर जिले में। इसका निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। और किसकी याद में? शीला देवी की याद में। इस झील का पानी जयसमंद झील में डाला जाता है। इस झील से पानी है जो जयसमंद बांध में है, यहाँ पे जयसमंद बांध है। और इसी झील के यहाँ पर आरटीडीसी की होटल है लेक पैलेस। लेक पैलेस होटल संचालित है। आरटीडीसी पूरा नाम याद रखना, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अलग अलग जगह पर जो आरटीडीसी की होटल है अपन चर्चा करेंगे तो पूरा नाम ध्यान रखना, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1979 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जयपुर में। चले, इस झील के किनारे अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1844 ईस्वी में एक शाही शिकारगाह और 6 मंजिला महल बनाया है। इसे शाही लाज और शाही महल कहते हैं। याद रखना, शाही लाज और शाही महल कौन सी झील के किनारे हैं? तो सीलीसैड झील के किनारे हैं। इसी झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? सीलीसैड झील को। तो याद रह सीलीसैड झील अलवर में विनय सिंह ने शीला देवी की याद में इसका निर्माण करवाया था। आरटीडीसी की होटल लेक पैलेस यहाँ पर संचालित है और शाही लाज और शाही महल है।
इसके अलावा राजस्थान का नंदन कानन, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं निमराना की बावड़ी। निमराना की बावड़ी 9 मंजिला बावड़ी है। इसका निर्माण विक्रम संवत 1740 में निमराना के तत्कालीन राजा मान सिंह ने करवाया था। निमराना बावड़ी के जो निर्माण है वो राजा मान सिंह ने करवाया था 1740 विक्रम संवत में। देखो ऑप्शन में मान सिंह नहीं आए तो फिर आप टोडरमल बताना, टोडरमल बताओगे। अधिकांश जगह जो है ये मानसिंह मिलता है और कुछ जगह जो है टोडरमल मिलता है। तो मानसिंह आ जाए तो पहले मानसिंह कर देना, मानसिंह नहीं आए तो फिर टोडरमल बता देना। हाँ, फिर बात करते हैं उद्यान, शिमला उद्यान। शिमला उद्यान, इस उद्यान का निर्माण 1868 ईस्वी में महाराजा शिवदान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा शिवदान सिंह ने इस शिमला उद्यान का निर्माण करवाया था 1868 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने सिलीसेड झील देखी है, निमराना बावड़ी देखी और शिमला उद्यान देखा है। चले आगे बात करते हैं। यह है सिलीसेड झील, विनय सिंह जी के द्वारा निर्मित है सिलीसेड झील है, अलवर में है सिलीसेड झील। नेक्स्ट देखते हैं, यह है निमराना बावड़ी 9 मंजिला, 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाएंगे तो 9 मंजिला है। निमराना बावड़ी मान सिंह जी के द्वारा निर्मित है। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं जलवायु। चलो जलवायु से संबंधित क्या प्रश्न आता है अलवर से, तो कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार अलवर जिला 3rd B जलवायु खंड बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान में स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो इतना ध्यान रखना राजस्थान को कुल कितने कृषि जलवायु में बांटा गया है, 10 कृषि जलवायु में बांटा गया। सबसे बड़ा कृषि जलवायु कौन सा क्षेत्रफल में, तो ध्यान रखना क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है फर्स्ट बी और सबसे छोटा है 4th, है ना। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा है। अलवर जिले में मुख्यतः भूरी रेतीली कछार मिट्टी पाई जाती है। भूरी रेतीली कछार मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और फिर याद रखेंगे नए मृदा वर्गीकरण के अनुसार अलवर जिले में जलोढ़ मृदा है जहां पर अल्पीसोस मृदा पाई जाती है। अल्पीसोस वैज्ञानिक वर्गीकरण देखे तो यहाँ पर जो है राजस्थान में एक तो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, दक्षिणी भाग में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, वर्टिसोल्स। और इस पूर्वी भाग में जो है यहाँ पर पाई जाती है अल्पीसोल्स। कौन सी मृदा हो जाएगी, अल्पीसोल्स, अल्पीसोल्स मृदा। और अरावली क्षेत्र है, इसमें इनसेप्टिसोल्स, इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। और मरुस्थल क्षेत्र में एक तो एरिडीसोल्स पाई जाती है, एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स ये मृदा पाई जाती है। तो ये मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण है, अलग अलग क्षेत्रों में नाम आता जाएगा, याद हो जाएगा। अभी अलवर की बात कर रहे हैं तो अलवर में कौन सी मृदा पाई जाती है, एल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था यह उपाद्र जलवायु में आता है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें उपाद्र जलवायु में आता है CWG में और थार्नवेट के DAW में। तो कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था इस प्रकार से AW, CWG, BSHW, BWHW, ऐसे कोपेन ने जो वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया है, इस कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में देखे तो अलवर जो है वो CWG के अंतर्गत आता है, CWG के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य।
वन्यजीव अभ्यारण्य। अलवर में वन्यजीव अभ्यारण्य देखे कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रश्न बनता है, तो सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। इस सरिस्का अभ्यारण्य को बाघों की मांद कहा जाता है। बाघों की मांद किसे कहते हैं? सरिस्का अभ्यारण्य को। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर से 35 किलोमीटर दूर दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है, 492 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और राज्य सरकार ने इसे 1955 में अभ्यारण्य घोषित किया था। सरिस्का अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1955 में। इसी अभ्यारण्य में क्रास्का और काकणबाड़ी के पठार है, क्रास्का और काकणबाड़ी के पठार है। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना 1978 में सरिस्का अभ्यारण्य में चलाई गई है और पहले जो बाघ परियोजना है वो कहाँ चलाई गई है? पहली बाघ परियोजना रणथंभौर में चलाई गई है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ठीक है, और इसी अभ्यारण्य में नीलकंठ महादेव का मंदिर है, पांडुपौल है, ताल वृक्ष है आदि धार्मिक स्थल है और नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर है। नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर भी कहाँ है? तो सरिस्का अलवर में। भर्तहरि की जो तपोभूमि रही है यही सरिस्का क्षेत्र है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का सर्वाधिक घनत्व जो है सरिस्का अभ्यारण्य में देखा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का सर्वाधिक जो घनत्व है वो कौन से अभ्यारण्य में है? सरिस्का अभ्यारण्य में। और ये हरे कबूतर के लिए भी जाना जाता है। तो ये देखा था अपन ने सरिस्का अभ्यारण्य, महत्वपूर्ण है, अति इंपोर्टेंट है। सरिस्का ए अभ्यारण्य, अगला अभ्यारण्य सरिस्का ए अभ्यारण्य से 2012 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। सरिस्का को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 2012 में। सरिस्का ए को, है ना, सरिस्का अलग है, सरिस्का ए अलग है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का ए अभ्यारण्य है। और सबसे बड़ा कौन सा अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जैसलमेर बाड़मेर जिले में फैला हुआ राष्ट्रीय मरु उद्यान। हाँ, आखेर निषेध क्षेत्र की बात करें तो बरदोद है, जाड़ोदिया, जोड़िया, दो यहाँ पर आखेर निषेध क्षेत्र हैं। वैसे टोटल कितने हैं? 33 है, इतना ध्यान रखना। ये है राष्ट्रीय सरिस्का अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य है और राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना, राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कहाँ चलाई गई है? तो बताएंगे सरिस्का अलवर में चलाई गई है, सरिस्का अलवर में। ये अपने बाघ है और इसे बाघों का मांद कहा जाता है। हाँ, पशु की बात करें, अलवर में पशु देखते हैं पशु से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। अलवर से सुकर विकास प्रजनन फार्म कहाँ है? अलवर में सुकर विकास प्रजनन फार्म। अलवर जिले में भैंस की मुर्रा नस्ल की, जिसे खुंडी नस्ल भी कहते हैं, मुर्रा और खुंडी नस्ल है। तो मुर्रा नस्ल की जो भेड़ है वो सर्वाधिक है कौन से जिले में पाई जाती है? तो मुर्रा नस्ल की भेड़ है अलवर जिले में पाई जाती है। और अलवर का जो बहरोड पशु मेला है वो मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए ही प्रसिद्ध है। तो एक तो मुर्रा नस्ल की भैंस ध्यान रखना, खुंडी नस्ल है, और मुर्रा नस्ल की भैंस जो है सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है। सर्वाधिक जो दूध है कौन सी नस्ल की भैंस दी जाती है? मुर्रा नस्ल, खुंडी। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी है कौन सी? जकराना नस्ल की। एक तो प्रश्न ये आ जाए कि जकराना किसकी नस्ल है? तो बकरी की है। और कौन से जिले में है?
तो अलवर, अलवर के भी बहरोड कस्बे में ये पाई जाती है और ये सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, जकराना नस्ल। ठीक है, तो ये पशु में ध्यान रखना, दो, एक तो भैंस है और एक बकरी है। भैंस में मुर्रा खुंडी और बकरी में जो है जकराना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कृषि से संबंधित। कृषि से संबंधित अलवर से क्या क्या प्रश्न बनते हैं? अलवर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अलवर जो है खाद्य प्रसंस्करण का प्रमुख उद्योग है। तंबाकू, राज्य में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन अलवर जिले से होता है। और यह भी ध्यान रखना, तंबाकू का पौधा राजस्थान में सबसे पहले कौन लेकर के आए थे? तो पुर्तगालियों के द्वारा ये तंबाकू का पौधा लाया गया। और तंबाकू की जो किस्में हैं, निकोटिन टुबेकम और निकोटिन रास्टिका पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं कि निकोटिन टुबेकम और निकोटिन रास्टिका ये किसकी नस्ल है? तो तंबाकू की नस्ल है। ये किसकी नस्ल है? तंबाकू की नस्ल है। राजस्थान के अलवर जिले के 9 गांवों में, अलवर जिले के 9 गांवों में सरसों अनुसंधान कृषि विज्ञान केंद्र है। वैसे सरसों अनुसंधान केंद्र तो सेवर भरतपुर में है। कहाँ है? सेवर भरतपुर में। लेकिन सरसों अनुसंधान कृषि विज्ञान जो केंद्र है ये 9 गांवा अलवर में है। इसी 9 गांवा अलवर का जो सरसों अनुसंधान कृषि विज्ञान है उसके द्वारा नव गोल्ड एक पीली सरसों की किस्म तैयार की गई है। तो याद रखना, नव गोल्ड किसकी किस्म है? तो बताएंगे पीली सरसों की ये किस्म है, जिसको किसमें विकसित किया गया है? तो अलवर जिले के 9 गांवों में स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसको विकसित किया गया। और राजस्थान की पहली प्याज मंडी कहाँ स्थित है? तो पहली प्याज मंडी अलवर में। ठीक है, तो यह अलवर जिले की जानकारी ध्यान रखेंगे कृषि से संबंधित। खनिज की बात करें तो खनिज में देखेंगे बेराइट्स। बेराइट्स के सर्वाधिक उत्पादन जो क्षेत्रफल वाला जिला जो अलवर है, अलवर जिला बेराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल वाला जिला। इसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। बेराइट्स का उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। इसको बारी पत्थर भी कहा जाता है। बेराइट्स को बारी पत्थर भी कहा जाता है। तो ये देखा आपने बेराइट्स। चलो आगे बात करते हैं खो-दरीबा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है खो-दरीबा। तांबे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है खो-दरीबा। राजस्थान में तांबे की खान है खेतड़ी झुंझुनू के बाद दूसरे नंबर पे तांबे की खान है खो-दरीबा। प्रश्न आएगा अलवर की खो-दरीबा क्षेत्र कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बताएंगे? तांबा। ठीक है, फिर याद रखना जबराना और निमराना ये सर्वाधिक स्लेटी पत्थर है। राजस्थान में स्लेटी पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन अलवर जिले से होता है। अलवर जिले से स्लेटी पत्थर है। ध्यान रखना, जो स्लेट है, स्लेट पर अपन क्या लिखते हैं? सबसे पहले ऐसे अनार लिखते हैं, वैसे ऐसे अलवर याद रखना। ऐसे अजमेर भी होता है, उसको याद मत रखना। ऐसे अलवर याद रखना। स्लेटी पत्थर। लोहा है इसके, वैसे लोहे के लिए मोरिजा बनेला जाना जाता है जयपुर। तो छोटी खाने हैं संगमरमर खो-दरीबा राजगढ़ बादामपुर। तो ये ऊपर वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो बेराइट्स, खो-दरीबा और स्लेटी पत्थर ये अलवर में निकलने वाले प्रमुख खनिज है। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख उद्योग। अलवर में कौन कौन से उद्योग है? सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स। सेंट गोबेन ग्लास वर्क भिवाड़ी अलवर में है। ये कांच का उद्योग है। अलवर जिले में भिवाड़ी में कांच का उद्योग है, सेंट गोबेन ग्लास वर्क है। और ये जो है मूल रूप से फ्रांस की कंपनी है। सेंट गोबेन ग्लास वर्क जो है किस देश की कंपनी है? तो फ्रांस की कंपनी है सेंट गोबेन ग्लास वर्क है।
और भिवाड़ी का ध्यान रखना, भिवाड़ी में करेंसी नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? भिवाड़ी अलवर में। और भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भिवाड़ी अलवर को कहते हैं, भिवाड़ी अलवर को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर आ जाए, केवल मैनचेस्टर आ जाए तो किसे कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो फिर बताएंगे भिवाड़ी अलवर को कहते हैं नवीन मैनचेस्टर। सर्वाधिक वृहत औद्योगिक इकाइयां कहाँ है? अलवर में। सर्वाधिक, वैसे प्रश्न आ जाए सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहाँ है? तो जयपुर में। तो सर्वाधिक वृहत औद्योगिक इकाइयां कहाँ है? तो अलवर में बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां निमराना है। निमराना में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां हैं। राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है? निमराना। तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। पहला कहाँ है? यदि पिछली क्लास से पढ़ रखी होगी तो आपको याद होगा, पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है सीतापुरा जयपुर में। पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है सीतापुरा जयपुर में। दूसरा है बोरनाड़ा जोधपुर में, बोरनाड़ा जोधपुर में। और तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है? तो बताएंगे निमराना अलवर में। आगे देखते हैं जापानी पार्क है। जापानी पार्क निमराना अलवर में। अभी बात की है निमराना में सर्वाधिक है अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां हैं, तो जापानी पार्क निमराना अलवर में है। ऑटोमोबाइल से पार्क कहाँ है? खुसखेड़ा अलवर में। ऑटोमोबाइल से खुस पार्क में खुसखेड़ा अलवर में है। होंडा सिटी पार्क खुसखेड़ा अलवर में। और खुसखेड़ा अलवर में पुष्प पार्क बनाया जा रहा है। अलवर क्षेत्र में है ना, कई सारी बृहत औद्योगिक इकाइयां, कारें बनाने की फैक्ट्रियां, मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्रियां है ना, होंडा कंपनी वगैरह, ये यहीं पर है। देखा भी होंडा सिटी पार्क खुसखेड़ा अलवर में। जेट्रो पार्क निमराना पार्क ये जापान की कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। जेट्रो पार्क निमराना पार्क है। और राजस्थान में माचिस उद्योग के सर्वाधिक कारखाने कहाँ है? अलवर में है। तो ये देखा अपन ने अलवर में उद्योग से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए आगे बात करते हैं हस्तकला। हस्तकला से संबंधित क्या क्या प्रश्न आता है? कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर का। कागजी टेराकोटा अलवर का। याद रखेंगे कागजी टेराकोटा क्या होता है? कागज के समान पतले जो पत्थर है, उस पतले धातु से जो बर्तन बनाए जाते हैं वो है कागजी टेराकोटा। और ये कागजी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, राज्य में पीतल पर मीनाकारी का काम कहाँ किया जाता है? पीतल पर मीनाकारी का काम अलवर में किया जाता है। और अलवर जिले का थाना गाजी क्षेत्र, थाना गाजी क्षेत्र लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। लाल पत्थर की मूर्तियां अलवर के थाना गाजी क्षेत्र। तो ये देखा अपन ने अलवर से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियां ज्योग्राफी से संबंधित। अब रही है कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित जो जानकारी है उसको देखेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली क्लास में अपन कल्चर और हिस्ट्री से संबंधित सारे तथ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने